और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी की चुनावी सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव के कुनबे में आज बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है। दरअसल अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग होगी। उनकी नीतियों की अपर्णा समय समय पर तारीफ भी करती रही हैं, लेकिन ठीक चुनावी समर के बीच में मुलायम सिंह के परिवार के किसी सदस्य का बीजेपी में जाना समाजवादी पार्टी के लिए किसी झटके और चोट से कम नहीं है। अटकलें तो काफी पहले से थी, लेकिन आज शायद उन अटकलों पर सच्चाई की मुहर लगने का दिन आ गया है। सूत्रों के मुताबिक यह खबर पक्की है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा के साथ बीजेपी की बात फाइनल हो चुकी है। अपर्णा यादव दिल्ली में ही हैं। खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होंगी। ये ट्वीट बीजेपी के हरियाणा आईटी इंचार्ज अरुण यादव का है, जिन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपर्णा यादव के बीजेपी में आने की खबरों पर मुहर लगाई है। अपर्णा को लेकर मशहूर हास्य कलाकार और यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी में ही बहु बेटियां सेफ हैं, बीजेपी में बहु बेटियां सुरक्षित हैं। इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई। इसे कहते हैं समझदारी। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। वो मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। बीजेपी की नीतियों को लेकर उनका रुख पहले से नरम नजर आया है। उनके बुलावे पर एक दफा सीएम योगी कान्हा उपवन गौशाला पहुंचे थे। ये गौशाला लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में है। इस गौशाला को अपर्णा यादव का एक एनजीओ ही चलाता है। कई मौकों पर उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तारीफ करते देखा गया। मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मैं कभी भी जो है मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने स्टेटमेंट से कभी पीछे नहीं हटती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ करके कोई बात बोलती हूँ। मैं कभी ये बात सोच करके नहीं बोलती हूँ कि ये दूसरे दल का आदमी है इसलिए मुझे इसको लेट डाउन करना है, या देखिए विचारों से हम सब मानव हैं। तो मुझे जहाँ लगता है कि मानवता के ये इंटरेस्ट में है तो मैं उस बात की तारीफ करती हूँ। स्वच्छ भारत मिशन देखिए बहुत अच्छा एक मिशन चलाया प्रधानमंत्री जी ने, तो ये तो सबके हित में है ना। सफाई करना कोई बुरी बात तो है नहीं। योगी जी अगर गौ सेवा कर रहे हैं, मैं भी गौ सेवा करती हूँ, तो दो लोग अगर एक इंटरेस्ट के होते हैं तो डेफिनेटली तारीफ तो बनती है उनकी। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। यहाँ उन्हें बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपर्णा की सीट बदलना चाहती है, लेकिन अपर्णा के चुनाव लड़ने पर सहमत है। हाल के दिनों में यूपी बीजेपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इनमें योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी शामिल हैं। इन सब के बीच अपर्णा अगर बीजेपी में शामिल होती हैं, तो अखिलेश यादव के खेमे में बीजेपी की ये बड़ी सेंध होगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक और सत्यम मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये एक बड़ी सेंधमारी तो है। हमने बीते दिनों में देखा किस तरीके से तमाम बीजेपी के विधायक शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में, लेकिन यहां अपर्णा यादव खुद अपने आप में 1 में 10 के बराबर हैं। देखिए बिल्कुल नेहा, इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी ने जो 3 विकेट उड़ाए थे बीजेपी के, उसका इस विकेट से कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है कि जवाब दिया गया है। अपर्णा यादव को लेकर के खबरें पहले से चल रही थी, लेकिन उनकी सीट को लेकर के संशय बना हुआ था। लगातार वो कैंट सीट से मांग कर रही थी, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है। उस सीट पर उन्होंने काफी काम भी किया, हारने के बावजूद भी वो वहां पर लगातार बनी रही थी। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी आलाकमान ने जरूर कोई रास्ता निकाला है और तभी ये बात रजामंदी के स्तर तक गई है। समाजवादी पार्टी को बड़ा यहां पर झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सेंधमारी पार्टी नहीं परिवार में हो गई है और छोटी बहू अपर्णा यादव अगर बीजेपी के खेमे में आती है तो ये मैसेज देने के लिए साफ है कि आखिर बीजेपी किस तरीके से इस राजनीति में आगे आ रही है। जिस तरीके की रिएक्शन आ रहे हैं वो भी साफ बताते हैं
चाहे राजू श्रीवास्तव का हाथ करना हो या तमाम तरह के लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं वो साफ नजर आता है कि ये एक बड़ी सेंधमारी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने जरूर कहा था कि बीजेपी को शायद उनके परिवार की ज्यादा चिंता है, लेकिन आज जब ये ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद में समाजवादी पार्टी क्या कहेगी, खुद उसके मुखिया क्या कहेंगे, ये देखना रोचक होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपर्णा यादव अब बीजेपी के खेमे में जाकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए ये ज्वाइनिंग अब से कुछ दिन पहले होनी थी, खबर ये आ रही थी, लेकिन आज 10 बजे हो जाएगी। क्यों इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या सीट को लेकर अभी मंथन चल रहा है? देखिए, बिल्कुल सीट को लेकर मंथन चल रहा है। लखनऊ कैंट से पिछली बार जो है अपर्णा यादव जो है वो चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, और उनके सामने थी रीता बहुगुणा जोशी, और रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें हरा दिया था। अब अपर्णा यादव जो है वो चाहती हैं कि लखनऊ कैंट से ही उनको जो है उम्मीदवार बनाया जाए, और इसको लेकर रीता बहुगुणा जोशी पहले ही कह चुकी हैं कि उनके बेटे को अगर पार्टी टिकट देगी तो वो सांसद से इस्तीफा दे सकती हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर नियम है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट हो। तो वो ये चाहती हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले। इसके लिए अगर उन्हें कुर्बानी देनी पड़ जाए सांसद के तौर से तो वो देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या पार्टी लखनऊ कैंट से ही जो है वो अपर्णा यादव को लाएगी? एक बात तो साफ है कि परिवार में सेंध लगाकर बीजेपी जो है फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है, जो पिछले कुछ दिनों बैक फुट पे चली गई थी, जिसके जो परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से पिछड़ गई थी। तो अपर्णा यादव को लाकर जो है एक किस्म से बीजेपी जो है फिर से परसेप्शन बनाना चाहती है कि देखिए, हमारे अगर कुछ आपने विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ कर ले गए तो हमने तो आपके परिवार के लोगों को ही अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अपर्णा यादव को लेकर यह कहा जा सकता है कि उनकी अखिलेश यादव के साथ जो है वो 36 का आंकड़ा रहा है 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद। जैसा कि हम सब ने अभी देखा और सुना है कि अपर्णा यादव जो है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समय समय पर तारीफ करती है। इस बीच खबर यह भी है कि आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, और आज की बैठक में उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के साथ साथ यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी। इससे पहले यूपी और दूसरे दौर के चुनाव के 109 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। आज तीसरे और चौथे दौर के उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले 2 दिन तक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चलती रही। खबरों के मुताबिक कल 5 घंटे की लंबी बैठक में वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्र समेत सभी सीटों पर चर्चा पूरी हुई। हिमांशु, केंद्रीय चुनाव समिति की जो आज बैठक होनी है, तीसरे और चौथे चरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन किसका पत्ता कट रहा है इस पर सबकी ज्यादा नजर है। देखिए, बिल्कुल नेहा, ये सबकी नजर रहेगी कि किसका पत्ता कटेगा और किसका नहीं कटेगा, क्योंकि 2 चरणों के अंदर 105 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई थी। उनमें से 83 जो है सिटिंग विधायक थे, और उनमें से 20 लोगों की जो है टिकट को काट दिया था पार्टी ने। तो ये जरूर सबकी नजर रहेगी कि तीसरे और चौथे और 5वें फेज के लिए, और मैं तो ये कहूंगा कि सभी फेजेस के लिए जो है पार्टी ने नामों पर चर्चा कर ली है। बस उनके नामों को लेकर आज मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे नाम आते हैं, हर सीट पर 2 से 3 आते हैं, उसको स्क्रूटनी किया गया है, और स्क्रूटनी करके ज्यादातर सीटों पे जो है एक नाम को लाया गया है। अगर बहुत ज्यादा पार्टी के पास 2 लोगों का फीडबैक अच्छा है, या उनको लेकर एक नई पार्टी सोच रही है चेंज करने की, तो वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी ने लगभग सभी नामों पर चर्चा कर ली, और अपने सहयोगी दलों के साथ भी चर्चा कर लिया कि वो कितनी सीटों पर कौन सी सीटों पर लड़ने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि अब देखना यह है कि क्या पार्टी आज भी उतने ही उम्मीदवारों के नाम काटेगी जितने उन्होंने पिछली बार काटे थे। तो पिछली बार के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने 25% के करीब जो है अपने सिटिंग विधायकों की टिकट काट दी थी, और तमाम उन सब चीजों के बावजूद कि उनके कई विधायक और मंत्री जो है छोड़कर समाजवादी पार्टी चले गए थे, तो पार्टी एक तरीके का नया रिस्क लेने के मूड में भी नजर आ रही है। ठीक है हिमांशु, आपके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, इस बार के चुनाव यानी कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरेंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन खबर अभी यही आ रही है कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं।
अभी आजमगढ़ से सांसद हैं, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के खेमे से, अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ से सांसद हैं और इस बार वो विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। विजय रथ यात्रा निकाल रहे थे जब तक कोविड प्रोटोकॉल नहीं लागू हुआ था। इस बीच हमने ये भी देखा कि कई बीजेपी विधायकों को उन्होंने शामिल किया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य बेहद अहम। लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव की नजर विधानसभा सीट पर है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। ये पहली बार होगा जब विधानसभा चुनाव अगर अखिलेश यादव लड़ते हैं। अभी आजमगढ़ से सांसद है, लगातार लोकसभा चुनाव ही उन्होंने लड़ा है, लेकिन इस बार क्या विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़ेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से अभी यही खबर आ रही है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल उस दिन की है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद एक करके एक हमने देखा कि कैसे सिलसिला चल पड़ा था बीजेपी के विधायकों का समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का। तो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए और 400 सीटों का दावा अखिलेश यादव ने कई बार सार्वजनिक मंच पर किया है। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर अपनी आप लोकसभा सदस्यता छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, क्या जानकारी मिल रही है, किस सीट से लड़ सकते हैं, क्या खबरें आ रही हैं? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक एक करके खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान हो चुका है कि वो अब जो है चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर शहर सीट से। अयोध्या को लेकर के कवायद थी, लेकिन ऐन मौके पर वो सीट बदल लेते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आजमगढ़ हो सकती है वो जगह। इसके अलावा पूर्वांचल की किसी सीट से अखिलेश यादव ताल ठोक सकते हैं। लगातार इसको लेकर के अखिलेश यादव से जब भी सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को कहा है कि ये पार्टी तय करेगी और अगर जरूरत होगी तो वो चुनावी मैदान में जाएंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं, चूंकि आगे के चरणों में पहला और दूसरा चरण जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर है। तीसरा, चौथा और पांचवें चरण में अवध से होते हुए जो चुनाव है वो पूर्वांचल की तरफ जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आजमगढ़, कन्नौज या फिर किसी अपने गढ़ से ही अखिलेश यादव इस चुनाव में सामने आ सकते हैं। लेकिन ये बात तय नजर आती है कि अब एक एक करके जिस तरीके से तमाम नेता चुनावी मैदान में है, खुद मुख्यमंत्री गोरखपुर सीट से ताल ठोक रहे हैं, उसके अलावा उप मुख्यमंत्री सिराथू से मैदान में है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी जरूरी हो गया था कि मैदान में उतर के विपक्षियों का जवाब दिया जाए। इसीलिए चुनाव लड़ने की कवायद यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए, बेहद अहम जानकारी यहाँ पर अभिषेक मिश्रा देते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, जिनको चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी की 14 जनवरी की वर्चुअल रैली आपको याद होगी, वहां पर भारी भीड़ जुटी थी, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को अब सख्त नसीहत दी है। निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को भविष्य में सावधान रहने और पाबंदियों का सख्ती से पालन करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने मौजूदा चुनाव के दौरान पहली बार निर्देशों का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे भविष्य में सतर्क रहने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। 14 जनवरी को जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, तब भारी भीड़ जुटी थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर पार्टी से 24 घंटे में जवाब मांगा था। बात अब उत्तराखंड की करेंगे, जहां चुनावी हलचल तेज है। चुनावी शंखनाद के बीच हरक सिंह रावत की बगावत बीजेपी खेमे को झटका दे रही है। लेकिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब की बार 60 का नारा बीजेपी सही कर पाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। उत्तराखंड में टिकटों के बंटवारे से पहले दोनों पार्टियों में उथल-पुथल है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है। अपने ही मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर किया है
और इस वक्त पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने हरक सिंह रावत जी को बेघर कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। और उनकी जो एक बड़ी चाल चल सकते थे उससे पहले आपने अपनी चाल चल दी। देखिए, जब तक वो हमारी पार्टी में थे और पार्टी में आए, हमने उनका बहुत हमेशा सम्मान किया और मैं व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी उनको मैंने हमेशा आदर दिया। और जब भी विकास की बात होती थी, कोई बात होती थी, स्थितियां सहज नहीं होती थी, असहज होती हुई भी हमने हमेशा उसमें रास्ता निकाला। हमारी पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद, इन सबको कभी हमारी पार्टी ने नहीं अपनाया। हमारी पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर हमारी पार्टी चलती है। और कोई भी व्यक्ति अगर इससे बाहर जाता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उस पर निर्णय करती है। आपको कब लगा कि, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोग साथ बैठे थे, लेकिन आपको कब लगा कि अब पानी सर से ऊपर चला गया, फैसला लेने का वक्त है? और पिछले 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि वो अब कांग्रेस भी उनको स्वीकार नहीं कर पा रही है। देखिए, वो आप ही सब लोगों के बीच से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि वो आज कांग्रेस में जाने वाले हैं, आज दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं, आज उनका यहाँ संपर्क हुआ, वहाँ संपर्क हुआ। इन्हीं आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। इससे पहले लगातार ऐसी भी खबरें आ रही थी कि कई और विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सबक भी मिला है बाकी लोगों को। और अब लगता है कि जो बाकी लोगों के जाने की संभावना वो भी खत्म हो गई। नहीं, कोई नहीं जाने वाला है। देखिए, आज सबको पता है उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति हुई है पिछले 5 वर्षों में। और हर क्षेत्र में काम हुआ है, सभी विधायकों के क्षेत्र में भी हुआ है, उत्तराखंड के हर क्षेत्र में हुआ है। इसलिए सारे विधायक जो भी भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस वक्त किस नारे के साथ, किस थीम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? और अब क्योंकि 1-2 दिन के अंदर टिकटों का ऐलान हो जाएगा, कौन सी ऐसी चीज होगी जिसको लेकर आप आगे बढ़े? देखिए, हम लोगों ने जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उत्तराखंड की सरकार ने जो काम किए हैं, वो किसी अहंकार के दम पर नहीं, किसी अहंकार स्वरूप नहीं। हम अपने काम के आधार पर हमने नारा दिया है, उत्तराखंड की जनता अब की बार हमको आशीर्वाद देगी, अब की बार हम 60 पार करेंगे, अब की बार 60 पार। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया है, बीजेपी करेगी, बीजेपी ने किया है और आगे भी करेगी। ये किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। क्योंकि जो भी काम हुए हैं, चाहे आज वो सड़कों की बात करें, चाहे हम आज हवाई सेवाओं की बात करें, या हम रेल सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में, या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, जो काम इन 5 वर्षों में, इन 7 वर्षों में हुआ है, वो केवल और केवल बीजेपी के शासन में हो सकता है। और उत्तराखंड के लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार केंद्र के साथ चले, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले और कदम ताल करे। एक जो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हरीश रावत लगातार हमलावर हैं कि आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, उसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सच बताऊं तो कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बदले, हमारी पार्टी का आंतरिक मामला था, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम चलते रहे, पार्टी की नीतियां चलती रही, विकास के काम कोई प्रभावित नहीं हुए, लगातार चले हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार वो 3 मुख्यमंत्रियों वाली बात उठाते हैं। और आपको लगता है कि अभी जिस तरह से कल कांग्रेस की महिला मोर्चे की अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुई, अभी और इस तरह से लोग आपके साथ आएंगे? और देखिए, उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में रहकर, सरिता आर्या महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, और उन्होंने कहा कि मैं जो महिलाओं के लिए उत्तराखंड के अंदर काम करना चाहती थी, महिलाओं के लिए जो मैं बात करना चाहती थी, उनके जो मुद्दे में लाना चाहती थी, वो कांग्रेस में रहकर वो संभव नहीं हो पा रहा था। हमेशा हमारी आवाज को दबाने का वहां पर काम हो रहा था, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूं। तो ऐसे जो भी लोग जिनकी आवाज आज दबी है, जिनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, जिनकी आवाज को दबाया जाता है, उन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अब पार्टी संगठन आपके साथ है, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी है। इन अगर 5 महीनों के आपका जो कार्यकाल रहा है, क्या आपकी तरफ से कोशिश रही, ये जो चेंज, बदलाव देख रहे हैं? देखिए, मैंने कोशिश करी, जो भी समय मुझे मिला। हालांकि आप लोगों के बीच से बार बार ये बात आती है कि समय कम मिला। मैं मानता हूं कि समय कम था,
लेकिन जो भी समय मिला उस समय में हमने एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया। अपनी माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, बच्चों को 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों को समर्पित किया। और इसमें हमने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए, और केवल फैसले ही नहीं लिए, उनको धरातल पर उतारा है। उन सभी के शासनादेश निकाले हैं, उन सभी पर कार्रवाई की है, उनका वित्तीय प्रबंधन किया है। जिन योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है उन सभी का हमने लोकार्पण किया है। जो योजनाएं शुरू की थी उन सभी योजनाओं को पूरा किया है। हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए हमने कुछ न कुछ निकालने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है, समझती है, क्योंकि देवतुल्य जनता है, देवभूमि है हमारी, कि हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम दिन रात प्राणों प्राण से काम कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगी और बड़े बहुमत की सरकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? एक बार मैं दोबारा हरीश रावत और हरक सिंह के सवाल पर आता हूं। उन दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि अभी भी जो झगड़ा चल रहा था वो खत्म नहीं हो रहा है, तो उसका फायदा आप बीजेपी को मिलेगा? देखिए, वो उनका अपना मामला है। उनके यहाँ अभी यही तय नहीं हो पा रहा है कि नेता कौन है। वो पहले अपना नेता बताएं कि नेता कौन है, कौन उनके उम्मीदवार हैं। अभी दूर के वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है कि अभी कोई कुर्सी की दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लड़ाई पहले से चालू है। तो इनकी सारी लड़ाई कुर्सी के लिए है, ये उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। इसलिए हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा एक तरफा उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। कितनी सीट मान रहे हैं आप? नहीं, मैंने पहले ही कहा, हम अपने काम के आधार पर कह रहे हैं। और ये केवल नारा नहीं है, हमने अब की बार नारा जो दिया है वो साकार होगा, उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से साकार होगा। अब की बार 60 पार। एक बात ये भी कही जा रही कि काफी टिकट आपको बदलने पड़ सकते हैं कुछ अपने विधायकों के, उसको लेकर अब क्योंकि टिकट फाइनल होने हैं, क्या कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे जाएंगे? देखिए, जहां तक टिकटों का प्रश्न है, हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। हमने अपने मंडल अध्यक्षों से, मंडल के पदाधिकारियों से, सभी कार्यकर्ताओं की हमने रायशुमारी करी है। उसके बाद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी करी है। प्रदेश में हमारी प्रदेश चुनाव समिति ने पूरी समीक्षा की है। उसके बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति में आएंगे सारे नाम, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से सभी नामों पर चर्चा होगी, और जो उस समय में उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त होगा सभी दृष्टियों से, उन सभी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। कब तक उम्मीद करें कि आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि समय लगातार भी कम है? नहीं, तय समय सीमा पर हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर कोरोना मामलों से जुड़ी हुई। देश भर में कोरोना के मामलों में आज भारी इजाफा दर्ज हुआ है। देश में कोरोना के कुल मामले 2,82,970 के स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले दिन की तुलना में यह 18.9% ज्यादा है। कल 2,38,018 नए केस आए थे। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 441 लोगों की जान गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 1,88,157 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब हम आपको राज्यों से आए कोरोना के ताजा आंकड़े दिखा देते हैं। आज इसमें बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। टॉप से महाराष्ट्र हट गया है। कोरोना के डेली केसेस में कर्नाटक सबसे ऊपर पहुंच चुका है। कर्नाटक में कल 41,457 मामले सामने आए थे, जबकि महाराष्ट्र में अब 39,207 मामले सामने आए। गुजरात में 17,119, केरल में 28,481, तमिलनाडु में 23,888, उड़ीसा में 11,086, वहीं पश्चिम बंगाल में 10,000 के पार, बिहार में 4,737, यूपी में 14,803, दिल्ली में 11,684। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि किस राज्य में कितनी टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि उसी हिसाब से ये आंकड़े दरअसल नजर आते हैं। अब हम आपको दिल्ली का कोरोना ग्राफ दिखा देते हैं। हालांकि लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर ये ग्राफ जाता हुआ। 18 जनवरी को 11,664 नए मामले, जबकि ये आंकड़ा 14 जनवरी को 24,300
383 के स्तर पर था। तभी यहां के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अब कोरोना काबू में है, कंट्रोल में है दिल्ली में। हालांकि इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब टेस्टिंग कम हो रही है, लोग घरों में ही अपने इलाज को कर रहे हैं। मुंबई में गिरता कोरोना ग्राफ आपको दिखा देते हैं। 14 जनवरी को शुरुआत हुई थी 11,317 मामलों से, उसके बाद 10,661, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को यह आंकड़ा 7,985, वहीं 18 जनवरी को अब ये घटकर 6,149 के स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि लगातार मुंबई में भी केसेस में गिरावट देखी जा रही है। तभी ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिरकार क्या कोरोना का पीक मुंबई और दिल्ली में आ चुका है? तो कोरोना की सेंध देश की सर्वोच्च अदालत में भी लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित जजों की संख्या अब 10 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 9 दिन से कोरोना पीड़ित जजों की संख्या दोगुनी हुई और इसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच नहीं बैठेगी। कोर्ट कर्मियों में संक्रमण दर 30% से ज्यादा है। मंगलवार को कई जज छुट्टी पर रहे। कुछ जज संक्रमण के बेहद हल्के और मामूली लक्षणों को महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद अपने आवाज से तमाम एहतियात के साथ सुनवाई में शामिल भी हो रहे हैं। तो 9 दिन में सुप्रीम कोर्ट में कोरोना केसेस की संख्या दोगुनी हो गई है। यहां पर लगातार जजेस और जो कर्मचारी हैं उनमें संक्रमण बढ़ रहा है। आज ये फैसला लिया गया है कि 3 बेंच सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठेगी। हालांकि अभी तक जो भी सुनवाई हो रही थी वर्चुअली उसमें जजेस शिरकत कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी संक्रमण से अछूता नहीं है। यही वजह है कि 3 बेंच आज नहीं बैठेगी सुप्रीम कोर्ट में। यह फैसला लिया गया है। संक्रमितों की संख्या 10 तक पहुंच गई है, जिसको लेकर यह बड़ा और अहम फैसला। तो 9 दिन में कोरोना केसेस की संख्या दोगुनी हुई है, जिसको लेकर अब तमाम एहतियातन और बचाव किया जा रहा है। 3 बेंच नहीं बैठेगी। इसके अलावा जो जज अभी कम लक्षण महसूस कर रहे हैं वो वर्चुअली शिरकत करेंगे सुनवाई में। पहले भी शिरकत करते रहे हैं जब संक्रमण की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि 3 बेंच हालांकि नहीं बैठेगी। बात अब मौसम की करेंगे। दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। 13 जनवरी से भयंकर जाड़े का दौर शुरू हुआ था। आज क्या स्थिति है, बता रहे हैं आज तक संवाददाता अरविंद ओझा। सड़कों पर अलाव और आग से ठंड को बचाते दिल्ली में सड़क पर मौजूद ये लोग। दिल्ली की फिलहाल यही हकीकत है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से सुबह के वक्त और शाम के वक्त शीतलहर चलती है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, इस वजह से दिल्ली में ठंड ज्यादा पड़ रही है। टेम्परेचर भी कभी 5 डिग्री, कभी 7 डिग्री तो कभी 8 डिग्री रह रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से दिल्ली वाले ठिठुरते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है और पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। इस वजह से मौसम विभाग की माने तो आज जो पारा है दिल्ली का वो तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आने वाले दिनों में इसी तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।